हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का यह 9वां अध्याय है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। यह बीटीबीसी का बुक है, यह तो आप जान रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। देखिए, आज अधिकतर लड़कियां स्कूल जाती है और कई स्कूलों में वे आज यूपीएससी टॉप कर रही है, आपको पता है ना। कई स्कूलों में वे लड़कों के साथ भी पढ़ती है। बड़ी होने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय जाती हैं या नौकरी भी करती हैं। उनके विवाह की उम्र कानून द्वारा तय है। यह विवाह किसी भी जाति या समुदाय में हो सकता है। विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती हैं, पुरुषों की तरह वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रकार उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। ये सारी बातें अब हो रही हैं, पहले ये कुछ भी नहीं था। आपने पढ़ा था ना कि महिलाएं जो है वोट देने के अधिकार के लिए लड़ी हैं, बैठने के लिए जो है सीट पर बैठने के लिए लड़ी हैं। महिलाएं बच्चियां स्कूल जाने के लिए छुप छुप कर पढ़ी हैं, छुप छुप कर जो है स्कूल गई हैं, मार खाई है, मतलब पिटाई लगा है। और परिवार और समाज जो है उस समय बच्चों को स्कूल मतलब बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, ताकि लोग क्या कहेगा। 8वां तक जो है ये जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक हो गया, बहुत हो गया। आगे गांव में स्कूल नहीं है, गांव में स्कूल ही नहीं है तो आगे पढ़ने के कैसे। लेकिन अब है, गांव में स्कूल भले ना हो लेकिन पढ़ाई तो अब बाबू होगी। अब तो दिल्ली महाराष्ट्र जहाँ भी हो विदेश जाकर पढ़ाई होगी। अब ऐसी स्थिति है, ये सुधार है, ये महिलाओं की स्थिति में सुधार है। महिलाओं की स्थिति को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए ना जाने कितने कन्या उत्थान योजना, ना जाने कितना। आप बिहार सरकार देखिए, राज्य सरकार की कोई भी सरकार को देखिए, लक्ष्मी लाडली योजना, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जो ये क्या है, महिलाओं की सुधार के लिए। चलिए अब हम उतना डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर 3-4 घंटा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करने वाले, ठीक। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि लेकिन 200 साल पहले के समाज को अगर आप देखेंगे तो उस समय लड़कियों का स्कूल और कॉलेज में पढ़ना असाधारण बात थी। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। प्रथा, यहाँ पर देखेंगे पर्दा प्रथा, मतलब दिखाना नहीं है, चेहरा किसी को दिखाना नहीं है। पर्दा प्रथा के कारण वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग भी नहीं ले सकती थी। आप राजस्थान चले जाइए, अभी भी आपको चेहरे ढके हुए मिलेंगे। मतलब गांव चले जाइए, वहाँ पर बहुएं जो होती हैं चेहरे ढक लेती हैं, ये पर्दा है। ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक रूपरेखा को जिस प्रकार से समाहित करना चाहिए था, उस समाहित को मतलब कि उस रेखा में, मतलब उस रेखा मतलब उस लाइन में तो आने ही नहीं दिया। लाइन में ये आना बहुत दुर्लभ बात होती थी, मतलब ये भाग नहीं ले सकते थे, ऐसी बात थी। देखिए विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। उनका जीवन अकेलापन और कठिनाइयों में बीतता था। हिंदू समाज में विधवाओं को सती होना पड़ता था, अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर उन्हें जला दिया जाता था। समाज में पुरुषों को सारी सुविधाएं प्राप्त थी और महिलाओं को सब कुछ से वंचित, इन सारे चीज़ों से वंचित। धर्म और संस्कृति के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय समाज में लंबे समय में स्त्री पुरुष के बीच एक असमानता की स्थिति बनी रही और इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जो कि अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। अतः उन्होंने भारतीय सभ्यता की कमजोरियों को उजागर कर उनकी रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना की और यह सिद्ध करना चाहा कि भारतीय असभ्य है। क्या है ये? भारतीय असभ्य हैं और उनकी स्थिति केवल अंग्रेज शासक वर्ग ही सुधार सकता है। ये क्या सोचता है अंग्रेज? ये अंग्रेज सोचता है कि यहाँ के लोग असभ्य हैं और यहाँ पर हम ही हैं जो इसको सुधार सकते हैं। अंग्रेज शासक वर्ग ही इसको सुधार सकता है, यह सिद्ध करने की कोशिश हर संभव किया। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं में भी शिक्षा और चेतना की कमी रही और इस भेदभाव को भी यही जो है सही मानकर स्वीकार करती रही। शिक्षा और जो है चेतना की कमी रही, यही भेदभाव की भावना को ये सोचकर जो है सही मानकर ये स्वीकार करती रही। अपनी दयनीय एवं हीन स्थिति को उन्होंने अपना भाग्य माना
मतलब मेरी दयनीय स्थिति, मतलब जब होने जो होने का होगा होगा, हम क्या कर सकते हैं। ये सब कोढ़िया जो आदमी होता है ना, वो कहता है, जो जो होता है ना आलसी वाला आदमी, होइए वही जो राम रचि राखा शाखा, जो भी कहिए, जो होइए वही जो राम रचि राखा। ये सब जो है पढ़ुआ चलता है, लेकिन काम नहीं करेगा। कर्म जो है प्रधान है, ये नहीं करेगा। अब कहेगा कि होगा वही जो होने का होगा। अब लो यहाँ पर तुम परीक्षा देना है, तुमको मान लीजिए आपको परीक्षा देना है। अब पढ़बे जब नहीं करिएगा तो कहाँ से एग्ज़ाम पास करिएगा। बैठल सोचिएगा भाई, हमको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मुंह पर आ जाए और हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ टिक्का मार देंगे कि हाँ ये उतार देंगे, ऐसा होता है। अब नहीं, अब अपने आप को जगाइए, अपने आप को थोड़ा उठाइए, आलस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए। यही है। यहाँ पर लोग हीन भावना से लोग देख रहा है महिलाओं को। 200 साल पहले जो है महिलाओं को किस किस प्रकार से ना प्रताड़ित किया गया हो, ये आप समझिए। जो विधवा हो जाती थी वो कैसी जिंदगी जीती थी वही जानती थी। अभी देखिए, अभी आपको ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। बहुत हद तक जो है अब आप सुधार देख रहे हैं। मतलब सुधार ही नहीं बल्कि आगे बहुत बढ़ गया है। समझ गए। अब हम आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ पर अपनी दयनीय एवं हीन स्थिति को उन्होंने अपना भाग्य माना और एवं हर प्रकार के बंधन एवं रूढ़ियों को स्वीकार किया। जो भी बंधन, सती प्रथा है, सती होना है, चलो हो जाएंगे, जो भी करना है कर लो, ये जो है स्वीकार हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो आगे होता है क्या। आगे है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय तब शुरू हुए जब अंग्रेजों द्वारा इन प्रथाओं की आलोचना की गई। सती प्रथा ये क्या है। तुम मर रहे हो, कोई मर रहा है, उसके बीच अपना जीवन क्यों दें। फिर से जिंदा हो जाएंगे क्या, फिर से अगला जन्म होगा क्या। ऐसी सोच थी कि अगला जन्म होगा, अच्छे घर में होगा। ऐसी ऐसी कई, बाप नाम ना लीजिए, आप किताब पढ़िए, आप देखिए उस समय की जो है व्यवस्थाएं क्या थी। ये सब व्यवस्थाओं से यह जो थे यह एकदम परे थी। मतलब पूरा प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोग जो कह दे वही मान लेंगे। ये महिलाओं के बात यहाँ पर की गई, जिसमें जेम्स मिल उसमें जो है सबसे विद्वान मुखर हुए। यह आए और इन्होंने इस प्रथा की आलोचना की। समझ गए। जिसमें जेम्स मिल जैसे विद्वान मुखर रहे। चूँकि यह विचार नकारा नहीं जा सकता था, इसीलिए कुछ शिक्षित भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सुधार के प्रयास किए, प्रारंभ हुए। और समाज सुधार के इन उपायों के केंद्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाते हुए उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाना था। कुछ अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने एक दीर्घ संकल्प लिया गया, जिसके जो हैं अग्रणी कौन हुए, राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। सती प्रथा इनके ही जो है कारण खत्म होती है, कानून बनता है सती प्रथा के लिए। चलिए हम पढ़ेंगे भी। देखिए, यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय प्रारंभ हुए, पर उनकी सीमा निर्धारित रही। उनको मिलने वाले अधिकारों की सीमा भी सुधारकों के द्वारा ही पुरुष सुधारकों के द्वारा ही तय की गई। इन बाध्यताओं और इन जो है इस प्रकार के सीमित उद्देश्य होने के बावजूद महिलाएं लाभान्वित हुई। कुछ कुप्रथाओं का घोर विरोध हुआ और उन संकीर्ण विचारों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। पढ़े लिखे भारतीयों को भी यह बोध हुआ कि सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महिला उत्थान एक आवश्यक कदम है। अतः इनके विकास में रुकावटें का अंत जरूरी था और इस क्रम में रूढ़िवादी विचार के से उत्पन्न संकीर्ण मानसिकता को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। एक नई चेतना जगाने के प्रयास किए गए और सामाजिक दोष को हटा सके। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी, अतः महिला शिक्षा पर बल दिया गया।
ताकि एक उदारवादी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण समाज में बन सके। इसी संदर्भ में शिशु हत्या, सती प्रथा जैसी अमानवीय पद्धतियों पर रोक लगाने की बात भी उठाई गई और बहुविवाह, पर्दा प्रथा एवं विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक आदि को बदलने की कोशिश हुई। हमें यह समझना होगा कि समाज सुधार के क्रम में यह प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के महत्वपूर्ण प्रयास थे, परंतु नारी उत्थान के प्रश्न पर अभी इनमें जोर नहीं दिया गया। महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिले, ऐसे विचार की कमी हम इस पूरे संदर्भ में पाते हैं। इसलिए इन बदलती परिस्थितियों में भी महिलाएं मूल अधिकारों से वंचित रही। मुक्त पैतृक संपत्ति पर अधिकार की बात लंबे समय तक नहीं गई। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने की उपाय प्रारंभ किए गए, परंतु इनका प्रभाव उच्च वर्ग के महिलाओं तक ही सीमित था। निम्न वर्ग के तो उनके पास ऐसी कोई सुविधाएं अगर दीजिएगा तब न। तो अभी जैसे मुक्त शिक्षा अब दे रहे हैं, खाना पीना और किताब कपड़ा, ये सब पहले अगर देते तब तो और आगे बढ़ते ना। ये सब तो कुछ नहीं दे रहा था। ये जिसके पास रुपया होगा वही पढ़ेगा, जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, महिलाएं होंगे, वही तक वो शिक्षा पहुंच सके। तब 19वीं सदी में समाज सुधारकों के द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रयास हुए और उनका प्रभाव सीमित रहा। फिर भी उस समय की परिस्थितियों में यह एक सराहनीय प्रयास था। सीमित था तब पर भी सराहनीय प्रयास था। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित होते हुए भी रोजगार से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ी गई। उनको रोजगार मतलब कि जैसे आप इंजीनियर हैं, जैसे आप IAS बन गए हैं, जिस प्रकार से आप अधिकारी बन गए, उस प्रकार से इनको नहीं जोड़ा गया। जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें भी आर्थिक भागीदारी से दूर रखा गया। महिलाओं को शिक्षित तो बनाया गया, पर रोजगार से उनकी शिक्षा को हाल के वर्षों तक जोड़ा नहीं गया था। अब इसी कमी को समाज से दूर होते हुए पा रहे हैं हम। अब क्या है, अब तो IAS देखिए टॉपर कौन है? महिलाएं। अब लड़कियां हैं आसमान चूम रही हैं। आपको पता है कि अपोलो मिशन फिर से महिलाएं एक जा रही हैं। अब आप यहाँ पर कल्पना चावला को देखिए, क्या है? महिला है। यहाँ पर बिछेंद्री पाल को देखिए, क्या है? महिला है। अब यहाँ पर PT उषा को देखिए, क्या है? महिला है। ये चूमी अपनी आसमां को छूली, मतलब अपने को जो करना था, उनको जो करना था वो करके दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने छूट दी। आपने उस समाज में वही समाज उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, आगे बढ़ाने के लिए नई दिशा, नई लाइन, नई व्यवस्था सब कुछ कर रही है। और महिलाएं, लड़कियां देख रहे हैं आगे बढ़ रही है। अब देखेंगे यहाँ पर कि समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। एक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, पति साहब जी थे, और ये पत्नी साहिबा सावित्रीबाई फूले जी ये बहुमत समाज की स्थापना करती है। बहुजन समाज की स्थापना करती है। ज्योतिराव फूले का नाम याद आपको होगा, तो उसमें हमने कहा कि सत्य शोधक समाज का नाम आप याद रखिएगा, और इसमें आपको इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले। इनका भी याद नाम रखिएगा। बहुजन समाज की स्थापना करने वाली ये ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले थी, और ये महिला की समानता के लिए ये कदम उठाया गया बहुजन समाज की स्थापना है। और इस संपत्ति के द्वारा निम्न वर्ग के महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई, लेकिन संपन्न समाज सुधार आंदोलनों के क्रम में उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। यहाँ पर भी उच्च वर्ग के महिलाएं आई हैं, यहाँ पर निम्न वर्ग के महिलाएं अभी नहीं आ सकी है। यहाँ पर भी अभी उच्च वर्ग जिनके पास धन दौलत और राजा हैं, उनके बातें यहाँ पर की गई। उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं का अधिक यहाँ पर ध्यान दिया गया समाज सुधार आंदोलन के क्रम में। आप देखते हैं तो अब देखेंगे सती प्रथा पर विवाद। लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में महिलाओं को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा।
जिससे सबसे पहले आपको याद है, जिसमें सबसे कठोर कौन प्रथा था? सती प्रथा, जिसमें विधवा को अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। जिंदा आदमी एक घाव हो जाएगा तो आपकी कितना दर्द होगा। जिंदा जल रहे हैं तो क्या से क्या आप अनुभूति कर सकते हैं कि एक जो है थोड़ा भाप से आप पक जाते हैं तो फूंकने लगते हैं अपने भापों से। मतलब आप अगरबत्ती या जो है मोमबत्ती के भाप से, सिर्फ भाप में ही सबसे ज़्यादा ज्वलन होता है, ये तो आप जान रहे हैं ना। एकमात्र थोड़ा सा भाप लगता है, उससे आपको लगता है कि प्राण गया। यहाँ जीवन का जो है सब कुछ न्यौछावर हो गया। मतलब शरीर पूरा त्यागा जा रहा है, शरीर को पूरा जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसा अनुभूति होता होगा। यह सबसे कठोर प्रथा थी। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ये कुछ लोग दुर्भाग्यवश जो है, कुछ लोग क्या समझते थे कि ये जो है धार्मिक मान्यता है कि पत्नी जो है विधवा हुई तो पति के साथ अपना जो है क्या होगा, जाएगी, जल जाएगी, सती हो जाएगी। जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। ये क्या था उपाय? कि ये विधवा को संपत्ति और उत्तराधिकार के जो है अधिकारों से वंचित रखा जाए। ये जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, तो आपको पता ही अंग्रेज क्या से क्या किया, भारत में क्या ना हुआ होगा, आपको पता ही है। और यह हुआ। आगे चलिए। ऐसी बर्बर प्रथाओं को समाप्त करने की पहल इस समय के पश्चिमी विचारकों द्वारा की गई, जिसने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के को भी झकझोर दिया। समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि एक सती होने वाली महिला को सदाचारी माना जाता था। मतलब कि वो सही है, वो मतलब वो धर्मनिष्ठ है, वो धर्म को मानती है, इसलिए वो सदाचारी है। और इस समय बहुविवाह एवं बाल विवाह का भी प्रचलन था। बहुविवाह मतलब क्या? एक महिला जो है, एक पुरुष बहुत विवाह कर सकता है, लेकिन महिला विधवा हो गई तो वो तो गई, वो सती हो जाएगी। बहुविवाह था, बाल विवाह था। 14-15 साल, 12 साल, 9 साल यहाँ पर शादी हो जाती थी। इसीलिए सती होने वाली महिला प्रायः कम उम्र की वह महिलाएं होती थी जिनका विवाह वृद्ध एवं अधेड़ पुरुषों से होता था। यहाँ पर बहुविवाह था ना, बहुविवाह पुरुष करेगा, 10-20 वो करेगा, महिला नहीं करेगी। अब पुरुष 80 साल का होगा, अब महिला 20 साल को होगी, तो कितना दिन पुरुष जिंदा रहेगा? 5 साल, 10 साल। उसके बाद बेचारी 30 साल में विधवा हो गई, अब जाओ उसके साथ मरो। ये सब था। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, दिखाया गया है सती प्रथा के दृश्य को देख सकते हैं आप। पद्मावत देखे होंगे फिल्म, जौहर होता है ना, कि जाकर कूद गए अपने, मतलब वो आग में कूद जाती है, जौहर हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए इनको कूदाया जा रहा है सती होने के लिए। अब आग में इनको जो है पति के साथ जो है अब ये कूद रहे हैं, आग में जल रहा है, यहाँ धुआं उठ रहे हैं, आग की लपटें आपको दिख रही है ना। चलिए यहाँ पर चलेंगे। समाज में सती प्रथा विरोधियों एवं समर्थकों के बीच अंतर्द्वंद जारी था। इसके बीच तो समाज में सती प्रथा विरोधी और जो समर्थक थे उसके बीच अंतर्द्वंद जारी था। सती विरोधी वो क्या कहते थे? तो महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता तो क्या मतलब ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं। पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो क्या उसे कमतर कैसे आंका जा सकता? यहाँ पर जो सती विरोधी महिलाओं को अपने क्या कह रहे थे, मतलब सती विरोधी कहते तुम तो कभी शिक्षा दिए नहीं, कैसे तुम उसको कमतर आंक रहे हो? वो कैसे कमज़ोर होती है, वो कैसे कुछ नहीं कर पाएगी, वो कैसे जो है यहाँ पर मतलब अक्षम कैसे है वो
तुम पढ़ने का तो अवसर दिए नहीं और कमतर कैसे उसको कह रहे हो। और सती समर्थक क्या कहता था कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती है। ये तो बहुत गलत बात। औरत तो औरत होती है। औरत के अनेक रूप हैं और इन औरत के अनेक रूप में उनके सहन शक्ति को वो समझ नहीं सका। उस समय जो समर्थक होते थे वो क्या कहते थे कि औरतें जो होती है कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दीर्घ संकल्प वाली और अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है। मतलब पति मरेगा और उसके साथ हम जाएंगे, यह कामना करती है। और वह धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए उसके जानते हैं क्या करते हैं, इसलिए पहले ही उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध दिया जाता है। वह धधकती आग से वह भाग कहीं नहीं जाए, तो ये सारे जो लोग होते थे उसे चिता में अस्सी मतलब कि रस्सी से अच्छी तरह से बांध देते थे। यहाँ पर कुदरती जो क्या है, कम समझदार, ना उनके पास कोई दीर्घ संकल्प है। वह पति की मृत्यु की कामना करती है और उनके साथ जाने के लिए जो है आग में जाकर मतलब आग से कामना करती है और उसके साथ जाने के लिए सती होती है। ऐसी भी जो हैं लोग जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं अगर वो भाग ना जाए इसके लिए वो काहे बांध रहे थे। अगर कामना करेगी तो भागेगी काहे, तो तुम बांध काहे रहे हो भाई साहब। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इस कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ये सती प्रथा की जो है समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय आगे आए सबसे पहले। और चूँकि कट्टरपंथी वर्ग सती प्रथा का कर रहे थे, कट्टरपंथी वर्ग जो था वह सती प्रथा का समर्थक था। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने अनुरोध कर तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। याद रखिएगा, यह कानून सती प्रथा का कब बना, 1829 में। किसने बनाया? विलियम बेंटिक ने बनाया। किसके अनुरोध पर बनाया? राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर बनाया। उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और कब हुआ? तो 1829 में हुआ सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर विलियम बेंटिक 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये 3-4 बात हमने 3-4 बार आपको बता दी है और 1-2 बार आपको याद भी होगा। इसी आपको तो ये सब तो क्वेश्चन आप जान ही रहे हैं कि ललन टॉप है। आपको ये क्वेश्चन ललन टॉप है, हर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होगा। तो विलियम बेंटिक का आप नाम याद रखेंगे। और यह जो है 1829 में कानून सती प्रथा का समाप्त होता है। राजा राम मोहन राय इसके जो हैं क्या होते हैं, अनुरोध करते हैं और सती प्रथा का कानून बनता है और इसको समाप्त किया जाता है कानून के तहत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सामाजिक के सुधार का क्षेत्र में सबसे बड़ा उपलब्धि ये सती प्रथा का अंत था। प्रथा का अंत करना राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार कि सती प्रथा कब समाप्त? 1829 में। उससे पहले जो है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। और ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन और अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध। ये सारे जो हैं किस में थे? तो ब्रह्म समाज में। और ब्रह्म समाज के कौन हुए संस्थापक? तो संस्थापक हो गए राजा राम मोहन राय। कब हुए? 1828 में। और इसमें क्या क्या था? तो सती प्रथाओं का रोक था, महिलाओं की शिक्षा पर बल था, विधवा पुनर्विवाह का जो है प्रोत्साहन था, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन था, बाल विवाह का विरोध था। ये सब जो है इसी ब्रह्म समाज की स्थापना में इसका उद्देश्य था। ये उद्देश्य जो है ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था तो हमने पढ़ लिया। और इसके संस्थापक कौन हुए? राजा राम मोहन राय हुए। कब हुई? 1828 में हुई। सती प्रथा कब खत्म हुआ? 1829 में हुआ। किसने खत्म किया? लॉर्ड जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और कब हुआ था? 1829 में। किनके द्वारा किया गया? तो ये सब बात अब आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर होता है। चलिए अब यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया। अब राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है।
यहाँ पर राजा राम मोहन राय हैं, देख सकते हैं तस्वीर राजा राम मोहन राय के, ये हैं राजा राम मोहन राय। देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से कि राजा राम मोहन राय जो हैं काल कितना है 1772 से 1833, और राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, आधुनिक युग के प्रणेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यहाँ पर आपको बस एक ही बात यहाँ याद रखना है कि ये जो है कलकत्ता में ब्रह्म सभा बनता है, बाद में ये क्या बन जाता है? तो ये ब्रह्म समाज बन जाता है। ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के रूप में जो है तब्दील हो जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऐसे भी पूछ जाता है कि ब्रह्म सभा के जो है संस्थापक कौन थे या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोनों एक ही होंगे। पहले तो ये बनता है ब्रह्म सभा और बाद में क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है ब्रह्म समाज। ठीक है, आगे चलेंगे। यह संगठन महिलाओं के लिए समानता के अधिकार का पक्षधर था, ऊपर आपने पढ़ा भी। अतः उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय, जो मोहन राय राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी, ये आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको प्रसार के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। कई भाषाओं के ज्ञाता थे ये। फारसी, संस्कृत, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह पाया कि सभी धर्म में सद्गुण है। क्या है? सभी धर्म में सद्गुण है। अतः राम मोहन राय जो है अत्यंत उदारवादी विचारधारा के पक्षधर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस उदारवादी के? तो मतलब उदारवादी विचारधारा की ये पक्षधर थे। और राजा बोला रहा है, राजा नहीं है, आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा गया है राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि किसने दी आपको हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर राम मोहन राय है। तो राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। अब जो है जब भी वह किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे कि ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं है। जो मूर्ख जो लोग होता था उसको इस प्रकार से लपेटते थे कि तुम जो कर रहा है ये ऐसे नहीं है, तुम पढ़ो किताब, जाके धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और तब बताओ कि हाँ कहाँ पर लिखल है कि सती प्रथा होना जरूरी है, सती होना जरूरी है। ये प्रथा जो तुम लाए हो ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ। ऐसे करके लपेटते हैं, समझ गए? तुम सीधा नाक नहीं पकड़ने दोगे तो लोग टेढ़ा करके मतलब घुमा के पकड़ेंगे। ऐसे करके जो है यह प्रमाणित करते थे। और यह जो है आगे चल के भी कई लोग जो हुए, कोई भी कुछ अगर करना है जहाँ पर सामाजिक रूप से कुप्रथा चल रहा है वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ का यहाँ पर क्या हो गया, उदाहरण दे दिया गया कि अब बताओ। यही है कि यहाँ पर एक बात पूरा हम देखेंगे कि जब भी किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे कि ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि ब्रह्म समाजियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह तर्कवाद एवं सामाजिक सुधार की नई भावना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जाति प्रथा को कठोर व्यवस्था पर भी प्रहार किया, मतलब जाति व्यवस्था पर भी अब जो प्रहार करने लगे हैं। उन्होंने समाज में स्त्रियों की जो है स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति में भी अधिकार जो है उत्तराधिकार महिलाओं का हो मिले, ऐसे विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया। और आपको पता है कि जो है 2005 में संपत्ति का अधिकार महिलाओं को दिया गया, आपको तो पता ही होगा, हमने पढ़ा इसके बारे में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार शुरू किए गए और उनके दूसरे समर्थकों में केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा इनका भी नाम, इनका समर्थक थे केशव चंद्र सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। और इस प्रकार के आंदोलन ने देश के अन्य भागों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। अब जो है हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। इनके बारे में देखिए, आप जो है कन्फ्यूजन होता है आपको ब्रह्म समाज
और प्रार्थना समाज में, तो ब्रह्म समाज डायरेक्ट याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म समाज जब आ जाएगा तब आइएगा एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ, जहां एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया, जो मूलतः महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में थे। ये भी महिलाओं के लिए ही था ना, ये महिलाओं के लिए ही था। और यह प्रार्थना सभा जो समाज जो है यह एम.जी. रानाडे हैं, ना कि ये आए। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप फंसते हैं। हमको भी एक दो बार जो है याद अगर नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन अगर रहेगा, तो ऐसा घटना घटित सभी के साथ होता है। समझ गए? कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। जहाँ मिल जाए ब्रह्मा जी, वहाँ समझिए कौन होंगे, ब्रह्म सभा हो या ब्रह्म समाज हो, ये राजा राम मोहन राय होंगे। और जब ये मिल जाए प्रार्थना समाज, प्रार्थना करिए समाज का, ऐसे करके याद रखिएगा। जब ऐसा हो जाए तब लाइए कौन, पश्चिम भारत के थे एम.जी. रानाडे जी, एम.जी. रानाडे। ठीक है। जब 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची, तब रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ। यहाँ पर भी आपको फिर याद रखना है कि आर्य महिला समाज का गठन जो है कब होता है, तो 1882 में। किन किन के सहयोग से होता है, तो पंडित रमाबाई सरस्वती और जो है रानाडे, एम.जी. रानाडे और पंडित रमाबाई सरस्वती के सहयोग से आर्य महिला समाज का गठन होता है। कब होता है, तो 1882 में होता है। ये भी याद रखना है। जिसका मूल उद्देश्य क्या था, तो महिला जागरूकता का एक उत्थान एवं उनका जो है महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान। महिला, यहाँ पर भारत महिला परिषद का गठन हुआ। फिर देखिए, भारत महिला परिषद का गठन होता है, जिसके पहले सम्मेलन में लगभग 200 महिलाओं ने गठन जो है हिस्सा लिया। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि महिला पहला पाठ याद रखिए। प्रार्थना समाज पश्चिम भारत किसने किया, एम.जी. रानाडे। समाज सुधारक थे, महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाह रहे थे, उपाय कर रहे थे। दूसरा याद रखिएगा, 1882 पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंचती है, रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज के गठन होता है। मुख्य उद्देश्य क्या था, महिला जागरूकता, उनका उत्थान। तीसरा बात, महिला जो है भारत महिला परिषद का गठन होता है। जो है महिला परिषद का गठन होता है, जिसके पहले सम्मेलन में कितना लोग शामिल हुए, महिला शामिल हुई, 200। ये इतने पॉइंट जो है यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन में पूछे गए पॉइंट हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखेंगे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह को। 1820 से 91 इनका जीवन काल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, और यहाँ पर मेरी इच्छा है कि ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर दें, और अगले पार्ट में हम इसको, जो भी बचे हैं समाज सुधारक, महिला के लिए काम करने वाले, उनका हम जो है अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 होगा। 30-32 मिनट का वीडियो बन गया है, और आप देख